ओम शांति। सभी इतने ढीले क्यों? कोई ज्यादा अगर लड्डू और हलवा खा ले तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। तो लगता है आप लोगों को बड़ा तरावटी माल मिला जो आवाज नहीं निकल रही। मतलब कि कोई ज्यादा हैवी डोज ले ले तो उसके बाद क्या लेना पड़ता है? हाजमोला। हाँ, तो आपको हम हाजमोला दे देते हैं कि आप दोबारा थोड़े से एक्टिव हो जाएं। तो पहले तो आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 जून को हो गया और ये 7 दिन बाद आज योग दिवस क्यों मना रहे हैं? तो मुझे कहानी याद आती है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया कि बच्चों, एक पाठ सदैव याद रखो, सदा सत्य बोलना चाहिए। बड़ा इजी लगा सबको और कहा कल मैं ये सुनूंगा। अगर सबने सुनाया तो आगे का पाठ पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। सबको लगा इसमें क्या बड़ी बात है, कल गुरुजी पूछेंगे और हम सुना देंगे कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। अगले दिन सब जब गुरुकुल पहुंचे और उनसे पूछा गया एक एक से कि सुनाओ, सबने सुनाया, भीम ने नहीं सुनाया, तो अगला पाठ नहीं पढ़ाया। तो बाकियों ने उसका क्या किया, मजाक उड़ाया। एक छोटी सी बात भीम तुम्हें याद नहीं होती। तो अगले दिन फिर यही हुआ, सबने सुनाया, भीम ने नहीं सुनाया। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। उसका बहुत उपहास भी उड़ाया। 7वें दिन गुरुजी ने सबसे पहले भीम से ही पूछा, भीम 6 दिन पहले का पाठ क्या था? उस दिन उन्होंने सुना दिया। गुरुजी आपने बताया था सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि इस बात को समझने और याद करने में तुम्हें 6 दिन क्यों लगे? कहा गुरुजी याद तो मुझे थी, पर 6 दिन किसी ना किसी कारणवश रोज मैं झूठ बोलता रहा, इसलिए मेरे मुख से ये बात नहीं निकली। 6वें दिन मैं इसका अभ्यास खुद के जीवन में कर पाया, उस दिन मैंने झूठ नहीं बोला, तो आज कह सकता हूँ कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो हमने एक दिन योगा डे मना लिया, फोटो खिंचवा ली, आसन प्राणायाम कर लिए, तो योगा डे तो पूरा हो गया, पर क्या योग का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में आया? तो इसलिए हम आज भी योगा डे मना रहे हैं। हर वर्ष सरकार अलग अलग थीम देती है कि इस रीति से आप योग दिवस को मनाओ। इस वर्ष सरकार ने थीम दिया योगा फॉर हेल्दी एजिंग, कि हम उम्र तो बढ़े पर कैसे बढ़े, स्वस्थ तरीके से बढ़े। अब उम्र जब बढ़ ही रही है तो स्वस्थ तरीके से कैसे बढ़ेगी? जब आपकी आयु बढ़ रही है तो घुटने भी घिसेंगे, हैं? दांत भी निकलेंगे, आंखें भी वीक होंगी, हाथ में कंपन भी आएगा, सब कुछ खराब ही होगा। तो स्वस्थ तरीके से कैसे हो? हेल्दी एजिंग क्या होती है? तो हमारा जो साहित्य है, भारत का जो संस्कृति है, उसमें ये चीजें बहुत पहले से हर एक ने अलग अलग तरीकों से कही हुई है। तो कबीर जी ने अपने समय में कहा, जरा आया जोर हुआ, नैनन दी नहीं पीठ, आंख ऊपर अंगुली, विष पाछे नीत। तो वो कहते हैं जरा आया जोर हुआ, जरा माना बुढ़ापा। तो उन्होंने कहा बुढ़ापा आया, जोर हुआ, एक एक जोड़ अकड़ना शुरू हो जाएगा। नैनन दी नहीं पीठ, आंखें धोखा देना शुरू कर देंगी। आंख ऊपर उंगली, कि आंख तो काम नहीं कर रही तो हाथ से हर चीज को टटोल कर व्यक्ति चलेगा। तो आंख ऊपर आंगली, विष पाछे नीत। तो जीवन वृद्ध अवस्था में कैसा हो जाता है, मानो विष से ही भर गया और ऊपर आधारित। तो अगर आज के परिवेश में हम देखें तो आंखें तो बदली जा सकती हैं, नई आंखें मिल जाती हैं, आंखों में मोतिया हुआ, नया लेंस डल गया, आपको दिखना शुरू हो गया। दांत गए, नए दांत मिल गए, आप चबा सकते हैं। घुटने खराब हुए, घुटने बदल गई। कूल्हा खराब हुआ, कूल्हा बदल गया। तो जो चीज दुखदाई थी वो तो बदल गई। फिर हेल्थी एजिंग क्या है? बुढ़ापे में जो जो चीजें हो रही थी वो हमने परिवर्तन कर ली, फिर किस चीज का दुख है? तो कबीर जी ने फिर कहा, शायद उन्हें आने वाले समय का अनुमान था कि ये शायद चीजें तो ठीक हो जाएं, कि आंखें भी ठीक हो जाएंगी, जोड़ भी ठीक हो जाएंगे।
तो उन्होंने कहा, जरा कुत्ता जोबन शशा। वो कहते हैं कि ये शरीर जो है, इसका बुढ़ापा तो आप एक कुत्ते की तरह समझें, और जो युवा अवस्था है वो है खरगोश। तो शशा कुत्ता, जोबन शशा, काल अहिरी नीत, दो बैरी के बीच झोपड़ा, कौशल कहाँ हो नीत। तो वो कहते हैं कि वृद्ध अवस्था तो एक शकुर अर्थात कुत्ते के समान है, और यौवन अवस्था, युवा अवस्था एक खरगोश के समान है। अब कुत्ता जैसी खरगोश को देखता है तो क्या करता है, उसे पकड़ने को दौड़ता है। तो वो कहते हैं इन दो बैरी के बीच में एक झोपड़ी है। तो ये दो एनिमी है, एक तो उम्र बढ़ रही है और एक है आपकी किशोर अवस्था। तो कहा इन दोनों के बीच में एक झोपड़ी है। वो झोपड़ी क्या है, झोपड़ी से उनका अर्थ है इन दोनों के बीच में आपका जीवन। काल हीरी नीति, और जिस पर काल रूपी हंटर, या फिर इसको कहें शिकारी, वो उसके पीछे लगा है। वृद्ध अवस्था आपकी युवा अवस्था खाने के लिए पीछे लगी है। तो कहते हैं इन दोनों वैरी के बीच में आपकी जीवन रूपी झोपड़ी है, इसमें शांति कहाँ से है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या हम में से कोई चाहता है हम बूढ़े हों। कल हम एक जगह प्रोग्राम कराने गए, योगा डे का ही प्रोग्राम था। मैंने रास्ते में 5 या 6 डर्मा के क्लिनिक देखे, एस्थेटिक क्लिनिक, और सारे बहुत बड़े बड़े। उसमें वहाँ काम क्या होता है, एंटी एजिंग प्रोसेस। क्या करना, झुर्रियाँ ना दिखे, जो झुर्रियाँ लटक रही है उनको ठीक कर दिया जाए, किसी के बाल उड़ गए तो बाल लगा दिए जाए। क्यों, हम बूढ़े नजर ना आए। अब पीछे मेरे पास एक पेशेंट आई, तो जैसे ही मैंने उनका असेसमेंट शुरू किया, कहा डॉक्टर साहब आप मेरे ना फेस पर हाथ मत लगाना। मैंने कहा क्यों, हाँ मेरे तार टूट जाएंगे। तो मुझे लगा, अंदर आया, मैं कहा आप क्या बिजली से चलते हैं जो आपके तार टूट जाएंगे। तो फिर मुझे आया, शायद कोई डरमा का प्रोसीजर कराया। उसमें क्या होता है कि खाल ना लटके, एक तार खींच के सिर में बांध देते हैं कि खाल नीचे ना लटके, एक यहाँ से और एक यहाँ से। कहा मैं तो सोती भी बड़े एहतियात और प्रिकॉशन से हूँ कि कहीं तकिए पे मेरा गाल ना खिंच जाए और मेरा तार ना टूट जाए। तो हमने सुंदर दिखने के लिए तार खिंचवाए, इंजेक्शन लगवाए। हाँ, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगते हैं गालों में, हमने सिलिकॉन पैड्स लगवा लिए कि हमारे गाल भरे रहें, होठ भरे रहें, हम जवान दिखाई दें। और वो करने के लिए मुझे कितनी चिंता कि मुझे नींद भी मेरी हराम हो गई, कोई मेरा मुंह ना छुए, तकिए पर गाल ना खिंच जाए। तो क्या हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा दो बैरी के बीच में झोपड़ी, कौशल कहाँ थे मीत, उनकी शांति कहाँ से आए। तो हमने वो करा तो लिया, पर वो शांति तो फिर भी नहीं आई। वास्तव में बुढ़ापा तो मेरी मन की अशांति से आ रही, कितनी चिंता हो गई उसको। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर को बूढ़ा करने वाले केमिकल्स को और ज्यादा बनाता है। आप किसी को भी देख लीजिए ज्यादा चिंता करने वाला, उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, मुंह उतरा हुआ, हाँ, खाल लटक जाएगी, आंखें काली हो जाएंगी। ये कहाँ से आया, भले आयु नहीं बढ़ी पर टेंशन। इसलिए कबीर जी ने कहा, चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ दवा लगाए। तो वास्तव में हमारी एजिंग का कारण क्या है, हमारी चिंता, तनाव हमें उस चीज को और बढ़ा रही है। ऐसा नहीं कि हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, हमें उसका ध्यान रखना है, पर उसका ध्यान रखते रखते हमें चिंता ना हो जाए, तार लगाए कहीं तार ना टूट जाए, कहीं पैड लगाया मुंह ना निकल जाए, तो ये तो और ज्यादा चिंता हो गई। क्या हम अपने इतिहास में देखें, जिन लोगों को हमने अभी तक भी देखा है, क्या सुंदरता उनके सम्मान का कारण बनी। हम मदर टेरेसा को देखें, क्या वो अपनी सुंदरता के कारण विश्व प्रख्यात हुई। हम महात्मा गांधी को देखें, क्या वो अपनी सुंदरता से प्रख्यात हुए। हम कबीर दास को देखें, हम रविदास को देखें, स्वामी परमहंस को देखें, क्या इनमें से कोई बहुत सुंदर और आकर्षक था। हम एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, क्या वो बहुत हैंडसम थे, नहीं। पर आज उनकी विचारधारा को, उनके सामने हर एक नतमस्तक होता है।
क्यों? उनकी बाहरी सुंदरता पर नहीं, उनके विचारों पर, उनकी जीवन शैली पर। इसलिए कहा गया कि लोग क्या करते हैं, दोगला क्या होता है, तन उजला पर मन मैला। दिख तो सफेद रहा है पर खाता क्या है, गंदगी। तो तन उजला तो हम कर लेंगे क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाकर या और कुछ कुछ करके, पर मेरा मन उजला नहीं। और जिसका मन उजला नहीं, समाज उसे महत्व नहीं देता। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा प्रख्यात व्यक्ति है जो बहुत सुंदर हो और अपनी सुंदरता के कारण विश्व उसके आगे नतमस्तक होता हो। है कोई ऐसा उदाहरण आपके पास कि आप कहो कि ये बहुत सुंदर थे, इस सुंदरता के कारण हम इनके आगे झुकते हैं? एक भी उदाहरण आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि इसकी सुंदरता या शरीर के कारण आज समाज इन्हें याद करता है। नहीं। अगर किसी के शरीर का आधार पर किसी का नाम है भी, तो उसने देश या विदेश के लिए कुछ किया हो तो उसका नाम है। आज मिल्खा सिंह को हम क्यों याद करते हैं? उसने अपने शरीर को तपाया, पर किसके लिए? देश के लिए, कि हमारे देश का नाम रोशन है। तो इसलिए उसका नाम गायन। पर क्या वो सुंदर थे? तो सुंदरता हमारी आयु या हमारे प्रख्यात होने का या जीवन सफल होने का आधार नहीं है। तो आज जो जितने एस्थेटिक क्लिनिक खुले हैं, जो आज बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं, लोग लाखों लाखों रुपया उसमें गवाते हैं, पर आखिर उसकी रिजल्ट क्या? हाँ? आप कुछ ठीक करने गए थे और ज्यादा क्या लेकर आए वहां से? चिंता। इसलिए कहा, कबीरा यह तन जात है, रोक सके तो ठोर लगा। कह कर संगत साध का, कह गोविंद गुण गा। इस समय तो जा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर। इस समय हमारे हाथ से निकल रहा है, हमारी आयु समाप्त हो रही है। हो सके तो ठोर लगा। इस समय को हम अपने लिए, समाज के लिए यूटिलाइज कर पाए, तो उसके लिए उन्होंने दो तरीके बताए। तो वो कहते हैं, कहकर संग साध का, कह गुण गोविंद का। कि या तो तू संग कर साधु का, अर्थात हम अच्छा संग करें। कई बार हमारे बस की कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक गोदाम है, वहाँ कैरोसिन का काम होता हो, कैरोसिन बनता हो, मिट्टी का तेल। अब आप जितनी बार भी वहां से निकलेंगे तो क्या आएगा? हाँ? आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने आप मिट्टी के तेल की महक आपकी नाकों में आएगी। और एक रास्ते में आगे गोदाम हो फूलों का, जहाँ रोज फूल आते हैं और वहां से हर जगह जाते हैं। अब आप जब उसके सामने से निकलेंगे तो अपने आप क्या आएगी? आपको कुछ करना पड़ा? वहाँ फूल पड़े हैं, खुशबू है, अपने आप आपको सुगंध मिल रही है। तो ये संग का महत्व है कि जब आपके बस की कुछ नहीं, आप ऐसी संग में चले जाओ, उसका प्रभाव आप पर स्वयं आना शुरू हो जाता है। आप एसी चले हुए कमरे में बैठे, अपने आप ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमारे बस की कुछ नहीं, तो कम से कम एक अच्छे संग में तो आ जाए, उस संग का प्रभाव उन पर आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे फिर हम भी वैसा बनने शुरू हो जाते हैं। आप सवेरे से शाम तक उस कैरोसिन के गोदाम में बैठ जाओ, आप कैरोसिन की तरह महकने लगोगे। हैं? और एक दिन उस फूलों वाले गोदाम में बैठ जाओ, और शाम को जब निकलोगे तो आप भी फूलों की तरह महकने लगोगे। इसलिए किसी ने कहा, वेस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ इज बेटर देन दी हैमर ऑफ आयरन मैन। कि एक सुनार का कचरा लुहार के हथौड़े से ज्यादा कीमती है। तो अगर सुनार के संग में भी अगर आ गया और कचरा भी मिल गया, तो वो लुहार के हैमर जो उसका मेन है उससे भी ज्यादा कीमती है। तो ये संग का महत्व है। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे स्थान पर ही हम जाना शुरू करें जहाँ के संग से मेरे मन पे उसका असर आना शुरू होता है। हम घर बैठकर कई बार अभ्यास करने की कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेशन करें या कुछ करें, ध्यान करें, नहीं हो पा रहा। कुछ समय आप ऐसे स्थान पर आना शुरू करें, उस स्थान की मदद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे फिर आप अनुभव करेंगे कि घर बैठे भी आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। काम काज करते हुए, ऑफिस में रहते हुए भी आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। दूसरा कहा, हम्म, कहकर संग साध का, कह गुण गोविंद का।
या फिर उस गोविंद अर्थात ईश्वर के गुण उद्गान कर। तो ये भी संघ में ही आता है। तो एक है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य या ऐसी कम्युनिटी का संघ जिसकी मदद आपको मिले, या फिर उस सुप्रीम एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाएं, इसका इसके वाइब्रेशन की एनर्जी हमें अपने आप बढ़ाना शुरू कर देती है। इसलिए गुरबानी ने भी आयु को लेकर और इसको हेल्दी एजिंग कैसे हो, वहां पे भी बड़ा सुंदर वाक्य आता है। तो उसमें उन्होंने कहा, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म काहे की लाओ। जब लग काल, जब लग रोग, जरा नहीं आया। जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग भई विकल नहीं वाणी, भजले रे मन सारे पाए। तो वो कहते हैं कि जब तक रोग नहीं आया है, जब तक काल ने ग्रसी नहीं काया, ये काया काल ने जब तक नहीं खा ली, और जब तक ये वाणी आपका काम कर रही है, विकल नहीं हुई है, भजले रे मन सारे पाए। तो अपना संग, अपनी कॉन्शियसनेस को हम श्रेष्ठ बनाएं। और जब वो कॉन्शियसनेस श्रेष्ठ हो जाएगी, मेरा मन स्थिर होने लगेगा, तब मेरी आयु सही तरीके से हेल्दी एजिंग हो रही है। नहीं तो उम्र बढ़ रही है, बड़े आप हो रहे हैं, उसका क्या मायना है। एक घर बना के छोड़ दो, धीरे धीरे तो पुराना वो भी हो जाता है। आपने जन्म लिया, धीरे धीरे आयु बढ़ के आपको ही बुढ़ापा आ रहा है, क्या हुआ। तो खाली उम्र बढ़ जाना कोई मायने नहीं रखता, पर बढ़ती उम्र के साथ मेरे में भी तो बड़प्पन आए। नहीं तो बड़े आम रीति से आप लोगों ने सुना होगा, और सुनने में भी आता है कि बड़े तो इतने हो गए, अकल इनमें जरा सी है नहीं। कईयों का व्यवहार इतना जटिल हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, ये बूढ़ा बुढ़िया ना रहे तो अच्छा है, ये तो हमें और ही ज्यादा परेशान करते हैं। भाई साहब ने कहा सटिया गए। तो ये क्यों, उम्र से तो हम बढ़ रहे हैं, पर क्या यहाँ से भी मेरी कुछ बढ़ोतरी हो रही है। हमारे इंस्टीट्यूट के जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, दादी प्रकाश मणि जी, आप उस तरफ देख सकते हैं। दादी जी हमेशा कहा करते थे, बड़ा होना माना क्या, बड़प्पन क्या है। तो दादी ने कहा, आप सब ने बड़े खाए, आप सब ने खाए हैं बड़े। कैसा बनता है बड़ा, आपको पता है। तो दादी कहती थी, पहले दाल भिगो, फिर दाल पीसो, फिर गर्म तेल में तलो, फिर ठंडे पानी में डालो, फिर निचोड़ो, तब जाकर वो बड़ा बनता है। अगर बड़ा बनना है तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पिसना भी पड़ेगा, कहीं तानों में जलना भी पड़ेगा, और कहीं आपकी प्रशंसा भी होगी। तो उस शीतलता के पानी को भर के फिर उसमें फूल नहीं जाना, उसको निचोड़ना, उस गुमान में हम भूल भी ना जाएं, तब जाकर हम क्या बनेंगे, बड़े। तो खाली उम्र बढ़ने से हम बड़े नहीं होंगे, फिर तो सिर्फ वही कहेंगे कि बुढ़ा बढ़ तो रहा है, पर बुढ़ा या बुढ़िया सटिया गई है। सुनने में भी शब्द अच्छे नहीं लगते। तो हमारा बड़प्पन इस तरीके से आए, आयु इस तरीके से बढ़े कि मेरा संग लेने के लिए लोग आतुर हों, कि इनके साथ बैठना बड़ा सुख देता है। इनके साथ बैठो तो दो बातें इतनी अच्छी सुनाते हैं, मन हल्का हो जाता है। इनके जीवन के अनुभव बड़े प्रेरणादायी, सुनकर बड़ी राहत मिलती है। ऐसा मेरा जीवन हो, ऐसी मेरी आयु बढ़े। तो चाहते हैं आप ऐसी हेल्दी एजिंग हो, या ऐसे ही बस आयु बढ़ती रहे। तो बढ़ती उम्र के साथ देखो, शरीर का ख्याल तो हमें करना ही है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तब हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए तो हम योगा कर ही रहे हैं, कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, आदि आदि। देखो, एक्सरसाइज करने के लिए क्या कहा जाता है कि हाथ पैर आपके वश में हो, जहाँ चलाना चाहो चल पाए, इतना तो हो। कोई बहुत मोटा हो जाए तो क्या कहते हैं, तो शरीर ये इसके वश में नहीं, जहाँ चाहता है इसका शरीर ही, ना तो ये कहीं उठ सकता, ना बैठ सकता, कि हाथ इसके काबू में नहीं। ये बहुत मोटा हो जाए तो अपनी पीठ भी नहीं खुजा सकता, उसके हाथ ही उसके काम के नहीं। तो शरीर का मोटापा घटाने के लिए हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि एक्सरसाइज भी करें, डाइटिंग भी करें, जिम जाएं, आदि आदि बड़े सारे प्रपंच हैं। और एक मन का मोटापा भी होता है, मन की भी जटिलता है। इस मन की जटिलता, इस मन का जिम कहाँ है,
कि वहां जाकर हम इस जटिलता को, इस मोटापे को हटा लें। मन का मोटापा क्या है? थोड़ी देर पहले आपने सुना, बहन जी ने बताया, एक दिन में 60-70, एक सेकंड में, एक मिनट में 60-70 हजार संकल्प चल रहे हैं। ये क्या है? आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं। कई बार कई कहते हैं चाहते ही नहीं सोचना, पर आए जा रहे हैं। चाहते हैं सो जाएं, पर वो बात दिमाग से निकल ही नहीं रही। तो बातों का गुमान क्या है? गुमान बढ़ते बढ़ते क्या है? मन का मोटापा बढ़ रहा है। मन आपके वश में नहीं। जहां लगाना चाहो वहां लगता नहीं। सोना चाहो तो सो नहीं रहा। उठना चाहो तो उठ नहीं रहा। हम्म, कुछ चीज नहीं बोलना चाहो तो रुक नहीं रहा। हम्म, जहां बोलना है वहां मुंह खुल नहीं रहा। ये मन क्या है? मन आपके वश में नहीं। तो शरीर तो वश में किया, उसके लिए हजार प्रपंच रचे, उपयोग किए, पर मन हम्म, है कंट्रोल में? नहीं। मन बड़ा जटिल हो गया। मन पे विचारों का बोझ, संस्कारों का बोझ, हम अपनी आदतों के बड़े मजबूर हो गए। आजकल अगर देखा जाए, बड़े बुजुर्गों से कोई भी जब परेशान होता है तो क्या कहते हैं? उनकी आदतों से हम परेशान हैं। यही हर एक कहता है ना। सुनते भी होंगे या कई अनुभव भी करते होंगे। उनकी आदत की वजह से हम परेशान। तो हम उम्र में तो बढ़े, पर हमारी आदतें, कुछ गलत आदतें ऐसी पक गई जिनको हम बदलना ही नहीं चाहते। हम एडजस्ट ही नहीं होना चाहते। इस मन की जटिलता को कैसे हम दूर करें? इस मन की एक्सरसाइज क्या है? किस स्थान पर जाकर इस एक्सरसाइज को करें? कौन ये एक्सरसाइज करवाएगा? और कैसे ये मेरे मन का मोटापा उतरेगा? उस स्थान पे तो आप पहुंच गए। अब इस स्थान पर, अब एक दिन आप योगा मैट निकाल कर योगा दिवस पर पहुंच जाओ, क्या आपका शरीर ठीक हो जाता है? जब तक रोज नहीं करोगे तब तक ठीक होने वाला नहीं। पहले दिन तो आपको कोई कहेंगे चौकड़ी लगाओ, तो आपसे चौकड़ी नहीं लगेगी। टांग दुख गई, कहीं पंजे में दर्द हो गया। धीरे धीरे करते करते शरीर फ्लेक्सिबल होगा। फिर एक आधा आसन आप और कर पाओगे। फिर धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ोगे। ये मन का मोटापा भी ऐसा नहीं है आज आपने चाहा और मन ध्यान में लग गया और आपको सारे अनुभव होने लगे। नहीं। शायद शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, थोड़ा कष्ट महसूस होगा, पर जब आप इस संगठन में आकर, जहाँ आपको वैसा संग मिलेगा और इस मन की एक्सरसाइज कराने वाले ट्रेनर जब यहाँ आपके सामने होंगे और वो करवाएंगे, तो करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगी, है ना? और करते करते फिर आप अभ्यस्त जब हो जाएंगे, फिर आप अपने घर में भी कर पाएंगे, जहाँ चाहो वहां कर लेंगे। अब जो देखो, बचपन से जो बच्चे योगा करते हैं, उन्हें आप कहो, वो पीछे से हाथ निकाल के कान पकड़ लेंगे, कहाँ से टांग निकाल लेंगे। और आप में से किसी को कहा जाए तो कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसे ही जब आप राजयोग का अभ्यास या रेगुलर करना शुरू करेंगे, फिर आप पाएंगे कि कैसी भी परिस्थितियों में आप अपने मन को बड़े सहज तरीके से अलग कर पाए। इसलिए योग में भी, जो योगा डे में भी आपने देखा होगा, जो आसन प्राणायाम भी सिखाते हैं, या पतंजलि ने जो योग सिखाया, उसमें लास्ट में एक योग कराया जाता है। क्या कहते हैं उसको? निद्रा योग। सुना है ना सबने? तो निद्रा योग में क्या कराते हैं? तो आपको लिटा देंगे शवासन और क्या कहेंगे? अपने पैर देखो, गर्दन देखो, ये देखो, शरीर के सारे हिस्सों को देखो कि आप शरीर से अलग हो। तो क्या सिखाया जाता है? डिटैचमेंट। शरीर के लिए तो सब कुछ करो, पर आप इस शरीर से अलग एक एनर्जी हो, एक चेतन शक्ति हो, उससे डिटैच हो जाओ। तो डिटैचमेंट ही आधार है एक हेल्दी एजिंग का। डिटैचमेंट और हेल्दी एजिंग से मुझे एक असल वाक्य याद आ गया। ये कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो हिसार हरियाणा में एक स्थान है, वहाँ ब्रह्म कुमारियों के जब शुरुआत में सेंटर खुला, तो नागपुर से एक बहन को वहाँ भेजा कि आप वहाँ जाकर राजयोग का केंद्र खोलो। तो एक माता के घर किराए पे एक कमरा लिया और वहाँ क्लासेस शुरू हुई। जैसे आप लोगों की आज क्लास हो रही है, ऐसे वहाँ क्लासेस शुरू हुई। और जिस माता का वो जो मकान था, वो जो मकान मालकिन थी,
60-65 वर्ष की आयु होगी और अपने संस्कारों की बड़ी जटिल थी। पूरे पड़ोस में फेमस थी अपनी लड़ाई और झगड़ों के लिए। हर एक बसता था कि बुढ़िया आ गई, बचो। हर एक से लड़ना, ताने कसना, जाटनी थी। मतलब हम जातिवाद का नहीं कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उसको ये लगता था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और उससे बाकी जो अलग हैं उनका तो अस्तित्व ही कुछ नहीं है। तो इस तरीके का उसका व्यवहार था। एक पैसा भी कभी किसी को दे नहीं सकती थी और ना किसी से मीठा बोल सकती थी। जब उसके अंत के दिन आए तो कुछ सालों उनके घर आश्रम रहा, उसके बाद दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया। तो जब उसके अंत के दिन थे तो अपने बेटे को बुलाकर बोला, उसे एहसास होने लगा था कि जीवन भर मैंने क्या किया है। और अब वो अंदर मन में ना बड़ी बेचैनी उसके होने लगी। तो अपने बेटे को बुलाकर कहती है, तो फला फला बहन जी हमारे यहाँ रहा करती थी, उसने आश्रम खोला था, जाकर उससे मिल के आना। और मेरी जो चाबी है उसके तिजोरी की एक चाबी थी उसके, ये उस बहन जी को दे देना और मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना। मैंने उसे कभी भी कुछ बुरा कहा हो, मुझे माफ कर दे। बेटा गया कि माँ की इच्छा है बहन जी को बुला लाऊं, मेरी माँ बहन जी के दर्शन कर लेगी और इसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी, अपने हाथ से चाबी दे देगी। इतने में उसकी वो गया, नहीं उसकी मृत्यु हो गई, चाबी हाथ में लेके मर गई। तो बहन जी को बुला लाए कि दीदी आप आओ, अंत समय में कहकर गई थी तो एक बार आप दर्शन भी दे दो और खोल के देख लो। तो गए तो मुट्ठी से चाबी ना निकले। तो बड़ी मुश्किल वो चाबी निकाली, खोली उसकी तिजोरी जो थी, क्या निकला? थोड़े बहुत पोटली में बंधे हुए पैसे और ये जो पेप्सी के ढक्कन होते हैं ये इकट्ठे कर रखे थे। और इसके पीछे उसने चाबी लगा रखी थी और सारा दिन उसकी नजर रहती। तो वो कुछ पैसे थे उसने दीदी को दे दिए कि दीदी आपको देने के लिए कहा था, अब भोग लगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो दीदी ने कहा, हमने आश्रम पे उसका भोग लगाया। रात को वो दीदी के सपने में आई, इस असल घटना है। रोए जाए, रोए जाए। मैंने कहा क्यों रोती हो, क्या हो गया? कहा मुझे माफ कर दे बहन जी, मैंने सारी उम्र इतना जात पात किया, मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी, इतना धन था ना मैंने उसका कभी सदुपयोग किया, लोगों को गालियां बकी, फिर फूट फूट के रोए। तो कहा, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, शांत हो गए। बहुत रोए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहा मेरा ऐसे घर में जन्म हुआ है, तो इतना गरीब घर है और पैसे नहीं, और ऐसे घर में गई हूँ कि हमेशा जात पात के लिए मुझे सुनना पड़ेगा, ये मेरी कर्मों की दुर्दशा है। तो सबको कह देना और मेरे बच्चों को भी बता देना कि जिस राह पे मैं चली उस राह पे कोई और ना चले। तो आयु तो बढ़ी, पर बढ़ती आयु के साथ करके क्या गई? अंत में क्या मिला? पश्चाताप। तो हम जितना समय भी हमारे पास है, उस समय तो देखो किसी को भी नहीं पता ना। आज सभा में छोटे बच्चे से लेके हर वर्ग की आयु के आज हमारी सभा में सब मौजूद है। तो किसका क्या समय है, कुछ नहीं पता। तो जितना समय हमारे पास है वो सदुपयोग मेरे लिए और मेरे समाज के लिए हो, इतना ध्यान तो हमें अवश्य ही देना चाहिए। चलो समाज को भी आप छोड़ दो, आप अपने मन को कम से कम ठीक करें। जब हम यहाँ से ठीक होंगे समाज को अपने आप सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हम्म। फूलों का गोदाम कुछ करता नहीं है, फूल में खुशबू है, उसका संगठन अपने आप खुशबू दे रहा है। अब यहाँ खुशबू भरो, बाहर खुशबू अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो आज जब आप इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं, अपने आप से कम हम एक वायदा तो कर सकते हैं, अपने लिए रोज आधा पौना घंटा निकाल कर इस मन का व्यायाम भी हम करें कि मेरा मन मेरे काबू में हो जाए। ये तन तो काबू में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये मन भी मेरे काबू में हो जाए। तो कौन कौन आज अपने आप से दृढ़ संकल्प करते हैं कि रोज आधा पौना घंटा मुझे अपने मन के लिए देना है? कौन कौन करेंगे बताइए? संगठन के बल का क्या मिलता है?
महत्व होता है और उसकी मदद मिलती है। तो कल से यहाँ 6:30 से 8:30 शाम को राजयोग का अभ्यास और उससे संबंधित एक हमारा बेसिक कोर्स होता है, वो आपको कराया जाएगा। और राजयोग का अभ्यास कैसे करना है, उसका आधार क्या है, किसके साथ हमें जुड़ना है और कैसे जीवन में परिवर्तन हो, कर्मों की गुह्य गति क्या है, उसका प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर आता है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती है। तो कम से कम 1 मास अपने आप को प्रैक्टिकल करने के लिए हम दे सकते हैं कि देखें कि कैसे इसका प्रभाव मेरे जीवन पर आता है। हम तो यही कहेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। अपने लिए क्या इतना सा समय हम नहीं निकाल सकते? मैं तो कहता हूँ मन नहीं लगता तो भी आओ। हाँ? एक कहानी मैं हर बार सुनाया करता हूँ, इस बार ही मुझे याद आ रही है, वो सुनाकर मैं अंत करूंगा। एक बार एक माता जी रोज सत्संग में जाती थी, पति को भी कहती थी तुम भी चलो। तो वो जाता तो नहीं था पर उसको रोकता भी नहीं था। अब तू चली जाया कर, मैं तुझे नहीं रोकता। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, तो आज मेरी तबीयत खराब है, कम से कम आज आप चले जाओ और जो गुरु जी सुनाएंगे आके मुझे सुना देना। तो स्नेह करता था अपनी पत्नी से, उसकी बात टाल नहीं सका, चला गया सत्संग में। मन मार के गया पर चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा, गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने कहा आ गए जी। "हाँ, आ गए, बैठो जी।" बैठ गया। सत्संग शुरू हुआ, सो गया। सत्संग खत्म हुआ तो आसपास के लोगों ने उठाया, तो उठ गया। जाने लगा तो गुरु जी ने कहा जा रहे हो? हाँ जा रहे। चला गया। अब रास्ते में सोच रहा आज वो पूछेगी मेरी घरवाली क्या सुन के आए, क्या कहूंगा। हाँ? सारा दिन चोर बन के घूमता रहा कि उसकी नजरों से दूर रहूं, ना देखेगी ना पूछेगी। सारे दिन बचता रहा, रात को कहाँ बचता। बिस्तर पे पहुंचा तो सोचा अब तो पूछेगी जरूर, क्या जवाब दूंगा। बिस्तर पे बैठा, उसने पूछा कि जी अब तो बता दीजिए कि गुरु जी ने क्या सुनाया, क्या सुनकर आए। इतने में लाइट चली गई और घर में चोर कूद गया। अब इसके मन में चल रहा है क्या सुना है, जो 3 ही चीज सुन के आया था। आ गए जी, बैठो जी, जा रहे हो जी। तो उधर से चोर कूदा और ये कहता है आ गए जी। चोर को लगा कि देख लिया, वो कोने में बैठ गया। मैंने कहा बैठो जी। उसको लगा कि तो अंधेरे में भी मैं दिख रहा हूँ। वो फिर भागा, कहता जा रहे हो जी, वो कूद गया। हम्म, तो सत्संग में जाने का क्या महत्व हुआ? भले 3 शब्द सुने, चोरी से तो बच गया ना। ये होता है संगठन का महत्व। तो मन नहीं भी लगे तो भी आओ, जितना कायदा उतना फायदा। तो आते आते संघ का प्रभाव लगते लगते न जाने कब कपाट खुल जाए, और अनुभव होना शुरू हो जाए। तो मेरी आपसे यही शुभ आश है कि जब आज समय निकाला है, और मैं अपेक्षा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और लग रहा होगा, आप मन में प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे, आप सबके चेहरे हम देख सकते हैं। तो ऐसी ही प्रसन्नता प्रफुल्लता जीवन में सदा रहे, तो रोज आधा घंटा तो कम से कम अपने लिए हम निकालें। और यहाँ का दिया हुआ आधा घंटा अपने लिए आपके बाकी दिन के बचे हुए घंटों में आपको कितनी मदद करेगा, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। जो काम आपका 4 घंटे में होने वाला था, वो 2 या 3 घंटे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से स्थिर और शक्तिशाली हैं, स्टेबल। तो उसी का एक छोटा सा अभ्यास आपने किया, अभी एक बार हम फिर करेंगे, थोड़ा सजग होकर। जैसे